टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स चाहिए, सुन लो पहले बहुत प्यार से। एक दो टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, तो कल या परसों मैं मेरा लेक्चर दे रहा हूं किसी और टीचर को, सो दैट उनका सिलेबस खत्म हो। पर 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है? एक बार वापस डेट्स बोलो सब लोग। 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन एवरी डे एक टॉपिक का आंसर राइटिंग होगा, ठीक है? फेस टू फेस होगा। मैं यहां आऊंगा और उस वक्त तुम्हारा बीसीकेबी चलेगा। मैं अभी ऋषभ सर से कंफर्म किया, ऋषभ सर बोले कि मेरा बीसीकेबी चलने वाला है, तो ऋषभ सर का और मेरा चलेगा, ठीक है? 17, 18, 19, 20, 21। पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरे दिन सेल ऑफ गुड्स, तीसरे दिन पार्टनरशिप, चौथे दिन कंपनीज एक्ट, पांचवें दिन एलएलपी। 5 दिन में 5 टॉपिक अपन आंसर राइटिंग के कंप्लीट करेंगे। 1.5 घंटा आंसर राइटिंग लेंगे। 6 से 7 सवाल अगर एक भी इसके हुए तो भी आपके 5 दिन में 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में मैं 4-4 क्वेश्चन पर डे आंसर राइटिंग भी दूंगा, तो वो 20 क्वेश्चंस आपके एडिशनल हो जाएंगे। तो आप ऐसा समझ लो वो 5 दिन में 50 आंसर राइटिंग क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, ठीक है? अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके पासिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? ये अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगा कि सर मैं तो गांव जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। तो ये 5 सेशन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होंगे, ठीक है? कहां पे लाइव स्ट्रीम होंगे? यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे, एकत्वम के चैनल पे, सब जगह लाइव स्ट्रीम होंगे। आप लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग आपको आपके ग्रुप में डिक्लेयर किया जाएगा। घर पे बैठ के मेरे साथ साथ में भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। होमवर्क के बारे में सीरियस रहना सिर्फ, ठीक है? आंसर राइटिंग तो तुम 6 क्वेश्चन तो मेरे साथ कंप्लीट कर ही लोगे, 5 या 6। घर पे आकर अगर आप होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा इशू सॉल्व हो जाएगा। 50 क्वेश्चन अगर आप 5 टॉपिक के कंप्लीट कर लेते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। समझ में आया? पक्का हाँ है ना? तो मेरा कंटेंट वाइज आज का आखिरी लेक्चर है। जो 17, 18 वापस सुन लो, 17, 18, 19, 20, 21 जो फेस टू फेस आ सकते हैं उनको फेस टू फेस जम रहा है, कृपया आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आंसर चेक करूंगा। जिनका पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में आइए। एनीवेज हर आंसर होने के बाद मैं टेक्निक डिस्कस करूंगा, आप सेल्फ करेक्शन कर सकते हो, आपके आंसर आप खुद चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एनीवेज 23 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? 22 तारीख को आपको हम प्रिपरेशन की छुट्टी देंगे, 23 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज है। एडिशनली वी आर प्लानिंग कि नियरली 29 और 30 नवंबर को लॉ का आई एम प्लानिंग अ मैराथन, वनडे रिविजन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो वो वनडे रिविजन भी फेस टू फेस भी अवेलेबल होगा, वो वनडे रिविजन यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम होगा। तो आप जहां कहीं पे भी हो आप वो वनडे रिविजन भी कर सकते हो। वनडे रिविजन प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट ये सब मैं लूंगा। हालांकि एलएलपी और कंपनीज एक्ट मैंने आपका ऑलरेडी लिया है, तो आई विल फोकस मोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो उससे होगा ये कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप बहुत अच्छे से और पॉलिश हो जाएगा। जितनी चीजें मुझे उसके बारे में बोलनी है वो मैं आपको बोल सकता हूँ। दैट वी आर प्लानिंग, ठीक है? ये सिर्फ पाइपलाइन में है। अभी मैंने इसको जस्ट प्लान किया है 5 मिनट पहले सर के साथ बैठ के। जैसे ही ये कंफर्म होगा आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज आ जाएगा। सबको समझ में आया? पक्का? तो ऐसे तो स्माइल दो मेरे को, स्माइल ऐसे बोलो सर, वाओ सर, दिस इज सो गुड लुकिंग, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ सर। बेकारी लोगों, मैं लेक्चर ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, ऐसे आओगे तुम सीए इंटर पे? बेकारी लोग। क्या? अभी टाइमिंग डिस्कस नहीं हुआ, मैंने वही बोला, अभी इट इज इन द पाइप लाइन, ठीक है? पाइप समझते हो ना? वो वाला नहीं, ठीक है? स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? चलो एलएलपी खत्म करना है आज। एलएलपी में एल ना लगे इसलिए हाँ होगा कर रहा है, सब चेक करेंगे, पहले एलएलपी खत्म करने दो मेरे को। टुडे फर्स्ट एलएलपी इज द टारगेट। यल यल खमो दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, ऑफेंड हो गए, दोनों ऑफेंड हो गए। बोलो हर हर महादेव। अरे अले अले अले, अच्छा जो आंसर राइटिंग पॉइंट बना के दे रहा हूं काम में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे? पढ़ रहे हो उसका आंसर देने? सर वो ना बुक घर पे जाके ना बुक ही नहीं खुलती सर, वो बेचारी बंद रहती है, मैं उसको कितने बार बोलता हूँ खोल खोल, खुलती नहीं, क्या करूँ सर जीवन में। बढ़िया ना? ऐसे बोलो हाँ या ना? शानदार, लिखो। चलो अगला हेडिंग डालिएगा, फॉरेन एलएलपी। व्हाट द
फॉरेन एलएलपी। अबे फॉरेन एलएलपी के बारे में कुछ लिखवाया क्या मैंने? लिखो। पॉइंट नंबर, अच्छा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखा है हमने मेरे सुस्त रत्नो? क्या होता है फॉरेन कंपनी? सेक्शन नंबर है, सेक्शन मत पूछो सर, सेक्शन की बातें जाने दो। तुम आओ, तुम जरा जरा ऊपर आओ, तीसरे मंजिल पे, तुम्हारी ऐसी बजादा ना मैं एक दिन। बोलो हाँ। तो सेक्शन नंबर 242 याद है फॉरेन एलएलपी? क्या होता है उधर? ग्रीन टी शर्ट, व्हाइट शर्ट, देखते तो बोला ना व्हाइट शर्ट। मैं व्हाइट शर्ट मैंने तो पहना ही नहीं है। शर्म कर ली जिंदगी में थोड़ी सी, भिखारी। लेट्स गो। सो हमने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखा था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। सन्नी लिमिटेड, बराबर याद आया? और बराबर याद आया तुमको? है सर सन्नी लिमिटेड याद है, कंसेप्ट भूल गए भिखारी लोग। देखो पॉइंट नंबर 1, LLP incorporated outside India. You don't know English? An LLP, ALLP, N नहीं, तो स्टेट बोर्ड वालों के साथ होता है थोड़ा। ALLP incorporated outside India. LLP incorporated outside India. Point number 2, having a place of business in India. Having a place of business in India. Point number 3. Point number, conducting business from such a place. Conducting business from such a place. Point number what the 4. Point number 4, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। नवंबर चल रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाएगा। फिजिकली और क्या बोले एक बार? इलेक्ट्रॉनिकली। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, नो खजूर नवंबर। Point number 5, with intention of doing from business from such a place. With intention of doing business from such a place. अगर आपको याद होगा तो सेम डेफिनेशन हमने फॉरेन कंपनी की देखी थी, है ना? इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस। ठीक है, नीचे ब्रैकेट में लिखना सिमिलर टू फॉरेन कंपनी, सिमिलर टू फॉरेन कंपनी। फुल स्टॉप, लिख लिया सबने? ओके, यहां तक आइडिया क्लियर है? ओके, अब जो मैं इसके बाद में चीजें लिखवाने वाला हूं वो बहुत वाहियात है। एक्चुअली आपका उससे बहुत कम लेना देना है, पर अब वो मॉड्यूल में दिया है तो मैं मजबूर हूं और तुम मजदूर हो, अपन दोनों को ये मानना पड़ेगा। जब समझ में आ रहा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। मेरा बस चलता तो मैं इंस्टीट्यूट के लिए एक सुतली बम लेके उनके यहां पे जाके हाँ डाल के फोड़, मतलब उनके रूम में डाल के फोड़ देता था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो कृपया आप हेडिंग डालिए, मेरी कोई गलती नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, कोई मेरे को गाली नहीं देगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट करके हेडिंग डालना, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये मतलब अगर तुमको मतलब तुमने नहीं भी पढ़ा तो भी तुम्हारे अंदर इतना नेचुरल टॉयलेंट है कि तुम इसको वैसे ही लिख डालोगे फेंका फेंकी में। मुझे बताओ कि कौन से प्रोविजन कंपनीज एक्ट के एलएलपी को लगनी चाहिए? हाँ बोलो बोलो। एज में बी
ये बात, यही तो टॉयलेट पसंद है मेरे को। देखो अभी आंसर देखो, तुम पॉइंट नंबर 1 लिखो। Those provisions of the Companies Act, those provisions of the Companies Act, as may be prescribed by central government, as may be prescribed by central government, should apply to LLP, should apply to LLP. Full stop. Should apply to किसको? LLP. Point number 2, any notification of such an amendment, any notification of such an amendment, ये थोड़ा टेक्निकल है, should be passed at both houses of the parliament, should be passed at both houses of the parliament, with maximum gap of 30 days, with maximum gap of 30 days. Full stop. ये हो गया एक. नेक्स्ट हेडिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, ब्रैकेट में लिखना सेशंस कोर्ट. सेशन कोर्ट सुना है? हैव यू एवर हर्ड जिला सत्र न्यायालय? सत्र न्यायालय इज सेशंस कोर्ट. सत्र, सेशन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो जिला सत्र न्यायालय जो कहते हैं उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट. कौन सा कोर्ट बोले एक बार? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट. समझ में आ रहा है? तो लिखना पॉइंट नंबर 1. मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट के जितने भी झगड़े जुगड़े हैं वो कहाँ जाते हैं? एनसीएलटी. पर एलएलपी के लिए ऐसा कुछ बोला है क्या? तो एलएलपी के लोग झगड़ेंगे तो किधर जाएंगे? स्पेशल कोर्ट. क्लियर है? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां स्पेशल कोर्ट बना रहा है. ठीक है, तो लिखना पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट may designate, central government may designate any number of special courts, any number of special courts necessary for the purpose of, any number of special court necessary for the purpose of litigation under this act, litigation under this act. Full stop. क्यों दिया ये तुमको? सीए फाइनल का प्रोविजन है, एक सेक्शन यहां आप देख सकते हो 435. ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 2. लिखो लिखो. काई कोई देखे रखा है भगवान जाने. लिखना. पॉइंट नंबर कौन सा है? 2. अब एक्चुअली इसमें कैसा है मैं बोलता हूं, एलएलपी में 2 टाइप के ऑफेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, एक सीवियर एंड एक नॉन सीवियर. सीवियर समझते हो? खतरनाक वाला ऑफेंस. मुझे होता खतरनाक वाला ऑफेंस होगा तो जेल ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा जेल होगी. तो उस ऑफेंस को स्पेसिफिकली एंटरटेन करना चाहिए या नहीं?
ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसा डिवीजन करो, तो मैं बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत बेकार कंसेप्ट है, वाहियात है, मतलब अति वाहियात है। दो ऑफेंसेस में आप इसको डिवाइड कर दो, एक जहां पे आपको सजा 3 साल से कम हो सकती है, और एक सजा आपको जहां पे 3 साल से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? अब जो 3 साल से ज्यादा वाली सजा है, दैट इज सीवियर वाला ऑफेंस, बोलो हाँ या ना, तो उसके लिए सेशंस कोर्ट बिठाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सीवियर ऑफेंसेस के लिए, क्योंकि वो जल्दी एंटरटेन करके जल्दी खत्म होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के रिजल्ट्स ये सीवियर हो सकते हैं। और 3 साल के नीचे रहे तो दूसरे नॉर्मल मैजिस्ट्रेट्स उसको एंटरटेन करते हैं। वैसे इफ यू डोंट नो, देयर आर डिफरेंस बिटवीन जज, मैजिस्ट्रेट एंड जस्टिस। मैंने ये चीज मेंशन की थी, वापस एक बार करता हूं। सिविल कोर्ट के ऑफेंसेस जो एंटरटेन करता है उसे जज कहते हैं, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के या क्रिमिनल लिटिगेशन जो एंटरटेन करता है उसे मजिस्ट्रेट कहते हैं। एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस बोलो, सिविल कोर्ट वाले को क्या कहता है? जज। क्रिमिनल वाले को क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट। एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? जस्टिस। सबको समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये नाम यहां पे यूज करने वाला हूं, तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखिएगा। ठीक है, लिखना। फॉर द ऑफेंसेस अबाउ 3 years, for the offenses where imprisonment is above 3 years, for the offenses where imprisonment is above 3 years, ऐसे ऑफेंसेस जहां पे इंप्रिजनमेंट 3 साल या उससे 3 साल से ज्यादा है, इंप्रिजनमेंट इज अबाउ 3 years, लिखा उसके अंदर कोलन करके या डैश करके, एस्टेब्लिश अ सेशंस कोर्ट with sessions judge or additional sessions judge, लिखा सबने? लिवलं का? पॉइंट नंबर बी, उसके अंदर लिखना, फॉर ऑफेंसेस वेयर इंप्रिजनमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 3 years, सॉरी सिर्फ लेस देन, ऊपर हमने मोर देन इक्वल टू लिखा ना, ऊपर इक्वल टू नहीं लिखा है क्या? तो ऊपर ए पॉइंट में मोर देन इक्वल टू करो एंड बी पॉइंट में लेस देन, फॉर बी पॉइंट में लेस देन, फॉर द ऑफेंसेस वेयर इंप्रिजनमेंट इज लेस देन 3 years, imprisonment is less than 3 years, कोलन करके it shall be entertained by metropolitan or judicial magistrate, of first class, by metropolitan or judicial magistrate of first class. मजिस्ट्रेट कौन से कोर्ट में होता है? क्रिमिनल। समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोलो बच्चों, बोलो हाँ या ना। इज इट वेरी क्लियर? चलो गुड। उसके बाद में बची हुई चीज आपको इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे सिर्फ एक नोट लिख के रखो, इसी के ऊपर लिखना, जज आर फॉर सिविल ऑफेंसेस, magistrate are for criminal offenses, and justice are in Supreme Court and High Court, Supreme Court. Full stop. लिख लिया सबने? अब आप इनका वाहियात गिरी देखो, इन्होंने क्या प्रोविजन बनाया होगा सेक्शन 68 में? कौन सा सेक्शन है? 68 में क्या वाहियात प्रोविजन? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड? इसके लिए प्रोविजन है इनके पास।
अब इसको लिखने की इच्छा है क्या आपकी? बोले कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप भरते हो, फाइल करते हो, तो इसको वैलिड फाइलिंग माना जाएगा। डिफिकल्ट है, बोलो हाँ या ना। तो तुमको तो मालूम ही नहीं जैसे ये, बोलो यस और नो। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आप करते हो तो सिग्नेचर कौन सा, ओरिजिनल या डिजिटल चलेगा? तो उन्होंने वो भी बोला है, बोले इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में डिजिटल सिग्नेचर लगा लो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो। तो इसको लिखने की इच्छा है क्या तुम्हारी? कंफर्म आ जाएगा सबको? फेंक पाएंगे पक्का? चलो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 68A। तुम सोच रहे होंगे 69 आएगा, थोड़ा देर में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, 69 आने के लिए एडिशनल फीस लगता है। अरे सेक्शन का नाम है 69, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ठीक है, ध्यान देना। तो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे? 68। हेडिंग डालिएगा 68A, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या होता है मैं पहले बोल दूं। कभी अगर ऐसा हो गया कि एलएलपी एक्ट में भयंकर एलएलपीज बनना शुरू हो गई, भयंकर मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर, मतलब कि इतनी कंपनीज नहीं बन रही जितनी एलएलपी बन रही है, तो सीजी के ऊपर लोड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग आरओसी पे लोड हो जाएगा। तो ये प्रोविजन इसलिए बना के रखा है उस दिन के लिए जिस दिन भयंकर एलएलपी बनना शुरू हो जाए तो सीजी नए ऑफिसेस बना सकता है रजिस्ट्रेशन के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो पॉइंट नंबर 1, सीजी, सीजी depending on the circumstances of the case, depending on the circumstances of the case, may establish क्या लिखा? may establish लिखा ना? any number of offices, any number of offices across India, across India for registration of new LLPs, for registration of new LLPs and their administration, and their administration, full stop। लिख लिया सबने? ओके। लाइव स्ट्रीम में क्वेरी है, सर्वेश सर फास्ट ट्रैक वालों का कंपनीज एक्ट नहीं हुआ। कौन सी दुनिया में भाई तू? 2 हफ्ता हो गया कंपनीज एक्ट कंप्लीट करके, 2 सेशंस लिए हैं 4 घंटे के। कृपया एक बार सपोर्ट टीम में कॉल करें, दे विल टेल यू। नेक्स्ट वन, अगला वाला, फास्ट ट्रैक रेगुलर दोनों जगह कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, शायद संडे को सोया था ये भिखारी नालायक, चद्दर ओढ़ के अकेला। नेक्स्ट वन, सेकंड वाला पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, आरओसी सुना है तुमने? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आज मैं तुमको एक नई चीज बताऊंगा, रजिस्ट्रार में भी देयर आर डिफरेंट ऑफिसर्स। हालांकि हमने आरओसी प्रैक्टिकली देखा है वेबसाइट ओपन करके, बोलो हाँ या ना? मर गया क्या? नहीं, जिंदा है, जिंदा है। हमने प्रैक्टिकली आरओसी ओपन करके देखा था, बोलो हाँ या ना? आज मैं आपको उसके सब पार्ट्स बताऊंगा। आरओसी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे यहां पे बोर्ड के ऊपर लिखा है, यू कैन जस्ट चेक देम। ठीक है, अब ये एक्चुअली अभी तक समझ में है? अभी तक सीजी ने इनको अभी तक कभी यूज नहीं किया है, पर सीजी जब चाहे तब सब सीजी इनका फायदा उठा सकती, नहीं गलत हो गया, सीजी इनको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, सच रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इतने सब पार्ट्स होते हैं आरओसी के। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के इतने सब पार्ट्स है। कौन कौन से? एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार मतलब ज्वाइंट रजिस्ट्रार, देखो हर एक का मीनिंग बोल दूं।
एडिशनल रजिस्ट्रार एंड जॉइंट रजिस्ट्रार को सेम ओरिजिनल आरओसी जैसे पावर होते हैं। आस ना, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, ठीक है। सो एडिशनल रजिस्ट्रार, तू ध्यान दे, तू पीछे पलट पलट के बातें कर रहा है, क्या चल रहा है जीवन में, ठीक है। सो एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडिशनल एंड जॉइंट रजिस्ट्रार को आरओसी लेवल के पावर होते हैं, बिकॉज इनका नाम एडिशनल एंड जॉइंट है। सो दे आर पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग आरओसीज, ठीक है। नीचे आप देखोगे डिप्यूटी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये आरओसी के नीचे अपॉइंट होते हैं। सर डिप्यूटी एंड असिस्टेंट दोनों एक साथ होते हैं आरओसी के नीचे, क्या ये पैरेलल अथॉरिटी मानी जाएगी? हाँ। तो आप ऐसा समझ लो, नॉर्मल रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो, सुन नो। इस प्रकार से नए ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं, ये प्रोविजन है, पर आज तक के सीजी ने पावर यूज किया है क्या? नहीं। नॉर्मली अभी भी 25 आरओसीज है, 25 आरओसी ओरिजिनल है ना, इसमें से असिस्टेंट है, डेप्यूटी कुछ नहीं है, सब ओरिजिनल आरओसीज माने जा रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? पर ये पावर सीजी ने लेके रखा है कि सीजी को कभी ऐसा लगा कि भाई काम नहीं जम रहा है तो अपॉइंट कर सकता है। तो नीचे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, the CG also have a power, CG also have a power for appointment of additional registrar, joint registrar, deputy registrar and assistant registrar for registration of LLP, full stop, point number next। अब मुझे तो सिर्फ अपॉइंट करके फायदा या पावर ड्यूटीज भी देने चाहिए? तो नेक्स्ट पॉइंट, सीजी हैव अथॉरिटी टू गिव दीज ऑफिसर्स, CG have authority to give these officers such a powers and duties to carry out their functions, क्या बोले एक बार उसे, functions, full stop। नेक्स्ट वन, ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट वाला है पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, सेक्शन 69। जितना नंबर इंटरेस्टिंग है उतना सेक्शन नहीं है। एक काम करो ना, उसको दिख रहा है सबको बोर्ड के ऊपर, मन में रीड करके देखो एक बार। फेवरेट वाला पार्ट दिख गया? एकदम टफ है ना सेक्शन, मेरी औकात ही नहीं है ऐसे सेक्शंस को पढ़ाने की। 69 कैसे पढ़ाऊं? क्या प्रैक्टिकल? बाजू वाले को लेके आ। चलो आगे बढ़े, बोलो आया ना। चलो स्टार्ट करें, बोलो ये सुनो। सो पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइलिंग में क्या हो गया, बोले एक बार डिले, तो आपको एडिशनल फीस के साथ में वो डॉक्यूमेंट फिलअप करता आएगा। फीस कितना है इसमें भी समझ में आया? बस यहाँ आपका LLP एक्ट होता है खत्म,
फर्म, एलएलपी और इन सब के डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सो कंपनीज एक्ट और एलएलपी दोनों आपके होते हैं यहां पे। समझ में आया पक्का सबको? एवरीबॉडी यस और नो? अब ये दिवाली के अंदर आप क्या कर सकते हो, इधर उधर रॉकेट लगाने की जगह पे, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं, और टिकलियां फोड़ने की जगह पे, वो दिवाली में करते हो ना टिकलियां, ऐसे ही पकड़ी दीवार के ऊपर, और वो लवंगी बॉम्ब जो एक को फेंक के मारते हो, लवंगी फटाके, क्या वो लहसुन फटाका, लहसुन, लहसुन उसके पहले का वर्ड नहीं आया गेस, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना? हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी और उसका जो आरओसी की ड्यूटीज है सेम, हाँ बस रजिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि काम बढ़ने के लिए आप एडिशनल एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हो, दैट इज द ओनली लॉजिक, ठीक है? चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी पेन उठा लो और शुरू हो जाओ। आई एम गिविंग यू प्लानर, प्लानर ऑन हाउ टू प्रीपेयर लॉ। जो बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, चुपचाप वैसा करोगे, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? जितना बोलूंगा करोगे पक्का? सो पहले तो लॉ ना लगे इसलिए अपन ये कर रहे हैं। लॉ के अंदर सबसे पहले आपके बिजनेस लॉज, और दूसरे है कॉर्पोरेट लॉज। सर कंपनीज एक्ट में डॉक्ट्राइन रह गया है, तो उस दिन सोया था भिखारी, डॉक्ट्राइन हो चुका है पूरा, कंपनीज एक्ट भी हो चुका है, कैसी जिंदगी में कैसे बताऊं मैं अब इसको क्या? लेट्स गो, लेक्चर पहले चेक करो, बाद में यहां पे आके कमेंट करो, ठीक है नालायक लोग। बिजनेस लॉज को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट पूछो क्या? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर 19 अगर बोला ना, यही मर्डर कर दूंगा। 19 बोला पटक के पेल देंगे, याद रखना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्या तुमको ईयर भी याद नहीं है क्या? 1930, नसीब मेरे। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट का ट्राई भी मत करना गलत बोलने का, पटकूंगा सिर्फ मैं, बचा हुआ पता नहीं। कॉर्पोरेट लॉ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पहला कंपनीज एक्ट 2000, एल पी एक्ट 2008, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? पक्का? 50 30 30 20 20 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये तुमको सॉल्व करने के ही है। इतने सॉल्व किए बगैर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट टुडे आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? तुमको दुख हो, दर्द हो, कल के दुख और दर्द से ज्यादा आज की पीड़ा ठीक है, ठीक है? सो 50 30 30 20 20 क्वेश्चन आंसर किए बगैर रुकने का नहीं, ठीक है? क्वेश्चन है ना, क्या हुआ? क्वेश्चन यार तुम्हारे बुक के पीछे दिया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके में अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का रिव्यू है, 60 मार्क में से कम 45 से 50 मार्क के क्वेश्चन सिमिलर से आते हैं जो इसके पहले पूछे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन यार पूरा घोट के जाते हो, आपका 60 मार्क में से 50 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अगर आप वो नहीं, और 50 मार्क का पेपर देखा हुआ आना मतलब इतनी बुरी हालत में आप 35 से 40 तो ला ही सकते हो, पासिंग का परसेंटेज जमा हो जाएगा। बीसीआर में से 40 में से 20 ला लेना, बात खत्म। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो। दूसरी बात पूछो क्या?
सर इतने सारे क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, व्हाट अबाउट रिवीजन? जिसको ऐसा लगता है कि उसने रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, मेरे फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप कंपनीज एलएलपी सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरे पिछले साल के भी पिछले अटेम्प्ट के भी वनडे रिवीजन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। इन सिलेबस में कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, आप पिछले अटेम्प्ट के रेफर कर सकते हो, या तो फिर खुद रिवाइज करो और 29 नवंबर तक के रुक जाओ, इस बार का मैराथन के अंदर वापस अटेंड करना। बट आई विल रादर रिकमेंड कि दिवाली की छुट्टियां न जाया करते हुए लेक्चर्स आप देखो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है? सबके लिए आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब रही बात नेक्स्ट वाली, सर क्वेश्चन एंड आंसर्स किस प्रकार से हम सॉल्व करें। आज की अगर हम बात करें तो डेट है 6 नवंबर, आपके एग्जाम के लिए नियरली बचे हुए हैं 54 डेज। आप अगर 54 डेज में से लॉ को 2 घंटा भी डेली डेडिकेट करते हो, कितना आवर्स? 2 आवर्स, विच इज ऑप्टिमिस्टिक। 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा लॉ को डेडिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सो 2 घंटा अगर आप लॉ को डेडिकेट करते हो तो 2 घंटे में अगर हम पेसिमिस्टिकली भी सोचे तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होके चेक हो सकता है, ठीक है? 6 मिनट सॉल्व करने के, 1 मिनट रीड करने का, 1 मिनट कंसेप्ट रीड करने का, 2-3 मिनट चेक करने के, ठीक है? सो 15 मिनट में आप एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो 2 घंटे में 8 क्वेश्चंस विद द कंसेप्ट आप कर सकते हो, ठीक है? यहां से भी अगर आपने 50 डेज कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे 8 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप 400 क्वेश्चंस कर सकते हो। सर पर 400 है नहीं, हमारा क्वेश्चन यार से करो, नहीं है, मार्केट से पब्लिकेशन वाली बुक उठाओ, मैं कुछ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा क्वेश्चन आंसर के जो अवेलेबल है, ये सब चीजों से आप ट्राई कर सकते हो, पर रुकने का नहीं। इन केस अगर हमारी तरफ से सॉफ्ट कॉपी मैं गलती से नहीं कर पाया, मस्त बिंदास मार्केट से कोई भी बुक उठाने का जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर है, लिखना शुरू कर देने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जिसने 400 क्वेश्चन कंप्लीट किए मुझसे लिख के लेके जाओ, तुमको लॉ में ही 60 में से 50 आ जाएंगे, लिख के लेके जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो पर 400 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने उसका टेक्निक है, ठीक है? पहले तो 400 क्वेश्चन, और आसान है, 2 घंटा दिन का देके अगर 400 क्वेश्चन होते हैं, एंड स्लो बट स्टडी टिल विंस द रेस। इट्स नॉट अबाउट द मैजिक इन अ सिंगल डे और 2 डेज, इट इज अ मिरेकल, स्मॉल स्मॉल मिरेकल एवरी डे, ठीक है? आप डेली बेसिस पे 8-8 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली करते जाओ अगले 50 दिन तक के, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही आसमान छुएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। जिसने 400 किए उसको तो 50 के नीचे आ ही नहीं सकते लॉ में। बीसीआर तुमको जो भी देगा वो एडिशनल देगा अबव एग्जामिनेशन के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दिस यू कैन डू, पर इसका टेक्निक है, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, रीड द कंसेप्ट। कंसेप्ट एक बार पढ़ लो, स्पेसिफिकली उसके आंसर राइटिंग पॉइंट्स अगर आप बना सकते हो या कीवर्ड्स अगर बने हुए हैं तो वो मैक्सिमम मैंने कंपनीज एक्ट एलएलपी में आपको आंसर राइटिंग पॉइंट और कीवर्ड्स बना के दिए हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप के चाहिए है तो आप यूट्यूब से रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीड द आंसर राइटिंग पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, ठीक है? उस कंसेप्ट के। स्टेप नंबर 2, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। सीधा उस कंसेप्ट का क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर लिखने का, ठीक है? पढ़ने का नहीं। तुम पढ़ने में जाओगे, ओरल एग्जाम नहीं है, राइटिंग के एग्जाम है, ओरल नहीं, राइटिंग। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो हाँ या ना। ओरल अच्छा मतलब अरे एनीवेज, सो रीड द क्वेश्चन, राइट द आंसर। स्टेप नंबर 3, सी मॉडल आंसर और AWPs और कीवर्ड्स, ये तीनों के साथ उसको मैच करो एंड मार्क द फॉलोइंग। नीचे की चीजें मार्क करके रखो। आंसर राइटिंग पॉइंट भिखारी, मार्क द फॉलोइंग। पूछो क्या? सबसे पहले कोई मिस्टेक हुई है तो मार्क करो, ठीक है? कुछ आउट ऑफ लॉजिक लग रहा है तो मार्क करो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मार्क करो, ठीक है? ये चीजें मॉडल आंसर में ही मार्क करके रखो। समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सुनो। स्टेप नंबर 4, मार्क
द क्वेश्चन एज 1 to 5 स्टार। क्वेश्चन को 1 से 5 स्टार के बीच में रैंकिंग दे दो तुम्हारे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कि तुमको कितना स्टार लग रहा है। इसमें से हमको मेनली 4 और 5 स्टार का ही काम पड़ने वाला है, पर हर एक को अगर रैंकिंग करके रखो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को मार्क करना मत भूलिएगा। बच्चा रिवीजन ऐसा करता है, उसको लगता है ये पढ़ लिया हो गया, ये पढ़ लिया हो गया, हो गया हो गया। अरे पर सी बहुत सिंपल टेक्निक है, तुम क्यों नहीं समझते मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं बोलूं 3 महीने के सिलेबस को 24 घंटे में रिवाइज करने लायक बनाना है। क्या 24 घंटे में पूरे 3 महीने का सिलेबस रिवाइज हो सकता है? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम वन डे रिविजन में उसको नहीं करवा सकते तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वो भी तुम आधा टाइम तो झंझी जनरेशन वाले ओवर थिंकिंग में घुसे रहते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में, तुम्हारे केस में तो बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। सर इसमें बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी हमारी। नहीं ठीक है, फिर भी मैं करूंगा। तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो में अटके पड़े रहते हो उसके इसके इश्यूज में, उसके इसके ख्यालों में, सर तुम टॉपिक पे आओ, इतनी बेइज्जती की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ी सी करूंगा कि तुमको कुछ सूझता नहीं, बेवकूफ, नालायक, गधे। आगे सर बस हो गया, अभी गुस्सा आ रहा है तो क्या, झंझी जनरेशन, आगे लेट्स गो। हाँ सो नेक्स्ट वाला पूछो, क्या टॉपिक भूल गया, सॉरी। हाँ सो 1 से 5 स्टार मार्क करो। मैं देखता हूं कि बच्चे पूरा लॉ पढ़ लेते हैं। जब मैं पूछता हूं 24 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। तो तूने पहले क्या किया? पूरा पढ़ा। तो अभी क्या करा? पूरा पढ़ रहा हूं। एक काम करो ना, पूरा पढ़ो। कोई सेंस है इस बात की? फिर तुम रिवीजन बोल किस चीज कर रहे हो? अगर पूरा ही पढ़ रहे हो तो ओरिजिनल रीडिंग बोलो ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब उस चीज के ऊपर तुम डबल समय गंवा रहे हो जो चीज तुमको याद है। क्या सेंस है इस बात की? तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी टॉपिक तुम रिवाइज करो, नॉट ओनली फॉर लॉ, यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू एनी डैम सब्जेक्ट। ये जो मैं लिखवा रहा हूं स्टेप्स, किसी भी सब्जेक्ट को लगा लो, दिस विल वर्क। ठीक है, 1 to 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करने का, जो कंसेप्ट पढ़ा 1 to 5 स्टार में मार्क होना चाहिए, जो क्वेश्चन पढ़ा 1 to 5 स्टार में मार्क होना चाहिए, और एंड में एक सेपरेट लिस्ट बननी चाहिए कि तुमको एंड के 24 घंटों में सिर्फ कौन सी चीजों के ऊपर स्ट्रेस देना है, तो कोई सेंस है। अदरवाइज तुम इसको पढ़ाई नहीं कहते, दिस इज डोंकी वर्क। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तो 1 to 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करो, इसकी लिस्ट बना लो एक। ठीक है, मेकअप क्या बोले एक बार उसे, लिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 5, पूछो क्या? मेक अ 100 pages book and write down step 3 and step 4 results and content in it. फुल स्टॉप। 100 पेजेस की बुक बनाओ, जो भी तुमको स्टेप 3 और स्टेप 4 में मिल रहा है वो उस बुक में लिख लो। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई बैग वैग लेने की भी जरूरत नहीं है। एंड में 100 पेजेस का पतला सा रजिस्टर तुम्हारे हाथ में रहेगा, जिसको तुम दिन रात, सुबह शाम, दिन दहाड़े, कुछ करते हुए कुछ ना करते हुए बिंदास रिवाइज कर सकते हो। इससे होगा क्या, तुम्हारा बहुत प्यारा सिलेक्टिव रिवीजन होगा और उससे ज़्यादा तुमको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम सिलेक्टिवली से उन्हीं टॉपिक के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं जो हमको त्रास दे रहे हैं। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर नो। ये टेक्निक हर बार वर्क करता है, ये टेक्निक मेरा भी नहीं है। आई विल टेल यू वन सिंगल थिंग अबाउट दिस टेक्निक। द टेक्निक इज इन्वेंटेड बाय माई फ्रेंड, जिसका CA फाइनल में मेरे से 1 साल पहले अटेम्प्ट था, नाम था अतुल। ठीक है, रिजल्ट सुन लो। अतुल इज AIR 12 एट फाउंडेशन एंड अतुल की fiance now is wife is AIR 32 in foundation. Atul is AIR, if I'm not wrong, 35 in inter and his wife is AIR 12 in inter. Atul is AIR 4 in final and his wife is AIR 16 in final. और वो दोनों कभी भी एक साथ पढ़ते नहीं थे, वरना AIR नहीं आता था। समझ में आ रहा है? तो तुम ये सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा दोनों साथ में पढ़ते होंगे, इसलिए नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ते थे। और अतुल
एवरेज से थोड़ा ऊपर बच्चा था, रैंकर ग्रेड का वो भी था नहीं, स्कूल में उसको पढ़ाई कुछ आवे ना, लप्पू सा अतुल था। ठीक है, लप्पू मतलब पढ़ाई में एकदम लप्पू, बाकी फुल एक्टिव बंदा। ठीक है एकदम। पर उसने सिर्फ लाइफ में एक ही अच्छा काम किया, थ्रू आउट सीए उसने खुद के कुछ टेक्निक्स और रूल्स बनाए और बहुत प्यार से उसने फॉलो किया। ही वॉज ऑफ दैट ग्रेड कि वो नागपुर में रहता था और सीए फाइनल में पढ़ाई करने के लिए उसने नागपुर में ही खुद के घर से 2 किलोमीटर दूर एक रूम भाड़े पे ले ली थी। तो उसके घर वालों को भी उससे अगर मिलना रहता तो उसका शाम का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। रूम से सिर्फ 2 बार दिन में बाहर निकलता था, सवेरे हाफ आवर मॉर्निंग वॉक, रात को शाम को 1 घंटा दोस्तों से मिलने के लिए। उसके घर वाले भी उसके रूम के सामने टिफिन रख के जाते थे। उसका यहाँ तक कैलकुलेशन था, जो है 100 पेजेस की बुक बोली ना मैंने और चैप्टर के रिवीजन बोले, उसका यहाँ तक कैलकुलेशन था कि वो मिनट्स में बता सकता था लास्ट 24 आवर में कितने मिनट में कौन सा चैप्टर खत्म होगा। मिनट्स में, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट आवर्स। ही कैन टेल यू इन मिनट्स एंड उतने ही मिनट में वो चैप्टर खत्म करेगा। एंड दैट्स व्हाई ही इज AIR एट ऑल 3 लेवल्स एंड फाइनल 4th। इस तरीके का डिसिप्लिन बनना, पढ़ाई बोला तो डिसिप्लिन, मस्ती मजाक तुम क्या करते होंगे या मैं क्या करता हूँ, और मैं बहुत भयंकर था, वो उससे भी भयंकर था। ठीक है, मतलब मस्ती मजाक के मामले में हमने कभी उसको ऐसा भी नहीं देखा कि कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा। पर उसका एक रूल सिंपल था, जितना मैं नड़ूंगा, जितना मैं तांडव करूंगा, उससे 10% ज्यादा मैं पढ़ूंगा। बहुत सिंपल रूल। दिन भर चकल्लस करते रहता था, नहीं नहीं वो शौक लगा के रखे थे बंदे ने खुद को, नहीं नहीं वो। पर भाई साहब पढ़ाई जहां पे ऐसा लगता था कि पढ़ाई करते वक्त ये बंदा दूसरा ही है, ये वो है ही नहीं जिसके साथ हम रहते। उसको लाइब्रेरी में तुम पढ़ते देख लो, तुम्हारी फटके हाथ में आ जावे, 4-4 घंटे के स्ट्रेट सिटिंग देता था, स्ट्रेट, इवन नॉट इवन नॉडिंग वगैरह, हाँ आलस वालस कुछ नहीं, बैठा लग गया काम पे, बात खत्म, 4 घंटे बाद ही तुम उसको मिलो जहां मिलना है। इट इज लाइक दैट। इस लेवल का डिसिप्लिन उसने बना लिया था। फाउंडेशन से तो मैं उसको नहीं पहचानता था, आई मेट हिम इन फाइनल, बट मेरे को ऐसा लगता था कि अगर स्टूडेंट हो आइडियलिस्टिकली तो ऐसा हो कि तांडव भी खतरनाक करे, पर तांडव से 10% ज्यादा पढ़ाई भी खतरनाक करे, एंड एवरेज से जस्ट थोड़ा ऊपर। ऐसा कुछ उसका पास रिकॉर्ड नहीं है, हार्डली उसने 60% लाए होंगे 10th में, 12th में ही इज 58%। ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं था दुनिया से, उसको सिर्फ ये था, उसको ये 5 साल डेडिकेटेड पढ़ाई करके उसका करियर बनाना था, बात उतना ही था उसका। ठीक है, ही वॉज ऑल इंडिया रैंकर ऑल 3 लेवल्स। इंस्टीट्यूट ने उसको कैंपस सिलेक्शन के अंदर उठा लिया, मिनिमम पैकेज 35 lakhs पर एनम। कब की बात, 2008 में। अभी वो करोड़ों में है पैकेजेस उसका। एंड बहुत शार्प, शार्प मतलब काम वाम एकदम, मतलब जो एक्टिव कहते हैं ना हम जिसको, भले इंटेलिजेंट नहीं बट टोटल एक्टिवली शार्प। कि भाई तुम उसको ऐसा कभी नहीं हमने उसको देखा कि भाई साहब अगर उसका स्टडी शेड्यूल नहीं है तो हमने वो कोई एक्टिविटी उसको बोला नहीं, ही इज नॉट देयर। सो इट इज लाइक दिस इज हाउ ही रीड्स, दिस इज हाउ ही स्टडीज। तो ये उसका शेड्यूल है। मैंने इसको मेरे फाइनल वगैरह इंटर वगैरह पे बहुत फॉलो किया, फाइनल पे ही फॉलो किया क्योंकि वो मेरे को फाइनल में ही मिला, एंड दिस वर्क हेल गुड फॉर मी। सिर्फ तकलीफ ये थी कि मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में मिला फाइनल के, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे को लग चुका था। बट मैं सेकंड अटेम्प्ट में ये सिंपल टेक्निक्स फॉलो करके, क्योंकि उसका कहना ये था कि तुम खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लेते हो पढ़ाई के चक्कर में, तुम ये करते हो कि तुम 4 दिन तक के एक सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, तुम्हारी इफिशियंसी एवरी पासिंग 2-3 आवर्स कम डाउन होती रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू शुड डू, तुम 50 दिन अगर कोई पढ़ रहे हो, तुम्हें भी ये पता है ना तुम अगले 3 महीने तक पढ़ने वाले हो, तो तुम सिंपल इतना काम करो, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम 3 महीने तक के कंसिस्टेंटली दे डालो, खत्म करने पे जाओ मत। ठीक है, तुम जिस वक्त खत्म करने पे जाओगे टारगेट खत्म करने का रहेगा, समझेगा नहीं। इसलिए मैंने तुमको पहले 54 डेज मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स लिख के दिया। कंसिस्टेंटली चलो, डेली एडिशन करो, डेली एडिशन करो, डेली 8 क्वेश्चन ऐड करते रहोगे, फिर भी तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से 4 दिन एंड के बचेंगे, रिविजन वगैरह बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ द शेड्यूल शुड बी, ऐसा मुझे लगता है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे बेटर शेड्यूल में आप कॉन्फिडेंट हो, तो शेड्यूल भले ही चेंज करो, टेक्निक मत चेंज करना। ये टेक्निक है स्टेप वाइज कि आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, मेरा बहुत सारा स्ट्रेस, मतलब मैं आपको फ्रैंकली सीए फाइनल सेक्रेटरी में बोलूंगा, मैं सीए फाइनल सेक्रेटरी में डेली जितना दिन भर पढ़ता था, मैं रात को 6-7 बजे हम क्रिकेट खेलते थे 1-1.5 घंटा डेली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं बचा था। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत पढ़ लिया था, सेकंड अटेम्प्ट में हमारा इलेक्शन भी था 2009 का, तो 1 महीना अटेम्प्ट डिले हो गया, जून में एग्जाम था फाइनल का, जो नॉर्मली मई में होता है।
और ऊपर से टेक्निक्स लगा के बैठ गया था। तो दिन का मेरा ये डिसाइडेड था 10 घंटा पढ़ूंगा, 10 आवर्स का आउटपुट आया। उसके बाद में पढ़ने का नहीं, मतलब पढ़ने का नहीं, 6-7 बजे ईमानदारी से हम क्रिकेट खेलते थे, 1.5-2 घंटा मस्त एकदम एक्टिविटी हो जाता था, घर पे आता था, वापस खाना खा के आता था। मेरा फाइनल का शेड्यूल बहुत प्यारा था, मतलब आई एंजॉयड लर्निंग एट द सीए फाइनल इन सेकंड अटेम्प्ट लगा, पर मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि वो 4-5 महीने जो मैंने एंजॉय किया ना ताकत से। मैं सवेरे उठता था, आई एम अ नाइट आउल बेसिकली, पढ़ने के लिए आई वाज नाइट आउल, अभी तो मैं साधना वगैरह के लिए उठ जाता हूँ। सवेरे मैं उठने का 9-9:15 बजे, 9:15 से 1-1.5 घंटा मेडिटेशन, 1 आध घंटा मेडिटेशन वगैरह करके 10:30 बजे खाना खा के 11 बजे लाइब्रेरी। ठीक है, 10:30 बजे ही लाइब्रेरी मेनली, 10:30 से 1:30 या 2 बजे तक पढ़ने का, 3.5 घंटा। 2 बजे वापस आके खाना, मतलब जो भी अपना खाना वाना वगैरह खाने का, टिफिन वगैरह जो है वो करने का, आधा पौन घंटा मस्त नींद लेने का। 3 बजे से लेके या 3:30 बजे से लेके वापस शाम के 6:30-7 बजे तक लाइब्रेरी। 7 बजे से 8-8:30 बजे तक मस्त क्रिकेट खेलने का, घर जाने का, 9-9:30 तक खाना खा के लाइब्रेरी पे वापस आने का। और फिर जो मैं बैठता था रात को 9:30 से डायरेक्ट 3 या 3:30, ठीक है, 3 बजे तक मेरा आइडियलिस्टिक टाइम था। 3 बजे के पहले जाने का ही नहीं लाइब्रेरी से। 3 बजे लाइब्रेरी बंद ही मैं करता था, वहां से मैं निकल लिया, घर पे आया। घर पे 3 बजे आने के बाद में गली के जितने भी कुत्ते रहते थे ना, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, मैं उन कुत्तों के साथ डेली हाफ आवर खेलता था। घर के अंदर घुसता था, जितना बचा कुचा खाना होता था, नहीं मिला तो बिस्किट लेता था, और सब 7-8 कुत्ते ऐसे आजू बाजू में, मैं नीचे बैठ जाता था लिटरली रास्ते पे, एंड 7-8 कुत्तों का आजू बाजू में मस्त खाना पानी दाना वगैरह सब उनके साथ बातें करता था मस्त। कोणत्या शाळेत जातो, अरे मैं तुम्हें मजाक नहीं बोलता, तुमको लाइफ में सुकून चाहिए ना, तुम ऐसी चीज करो जिसका कोई टारगेट ही ना हो। मैं तुमको मजाक नहीं बोलता, तुमको शांति चाहिए ना लाइफ में, ऐसी कोई चीज करो जिसका कोई टारगेट ही ना हो। कुछ 7-8 कुत्तों के साथ रात को आधा घंटा बैठता, तो उसका क्या टारगेट, क्या मिलने वाला है मेरे को उनसे या उनको मेरे से? उनको तो खाना मिल रहा, मेरे को तो कुछ मिल भी नहीं रहा, पर फिर भी मैं उनको बकैती करते रहता था उनके साथ। कोणत्या शाळेत जातो, हाँ आज बरं नहीं वाटत का, एखादा कुत्ता पीछे रहा, तेरा ब्रेकअप हो गया क्या, नहीं करने का बकैती। वो हाफ आवर ऐसा रिलैक्स लगता था ना। तो कुछ दिनों बाद तो आई यूज टू वेट कि गली को कुत्तों के साथ कब इधर उधर मैं घूमना शुरू कर दूं, एंड दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ यू। और यू वोंट बिलीव मी, छोड़ दो उसको, बट आई विल टेल यू, 15 दिन बाद तो ऐसा लगता था कि दे आर इंटरेक्टिंग विथ मी, कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो बता रहे ठीक है। सो मैं बोलता हूं जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून तुमको उस इवेंट में मिलेगा जिसका कोई टारगेट नहीं होता, जिसका सच में कोई टारगेट नहीं। कुत्तों के साथ समय बिताओ या दोस्तों के साथ चाय पियो, एक ही बात है। बोलो आया ना। कोई दोस्तों के साथ चाय पी रहे, क्या टारगेट है उसका? ठीक है, सिर्फ एक रूल बना लो, अगर दोस्त के साथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन लिए चाय पी रहे हो तो उसको बोलना कुत्ते आधे घंटे तक पढ़ाई की बात मत करना, पढ़ाई मैं वैसे भी कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ मत करना जब तुम खुद 10 घंटा पढ़ रहे हो। नहीं तो तुम भी नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं पढ़ रहा, तो पढ़ाई की बातें करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को तुमने याद रखना। ये हाफ आवर अगर तुम निकाल लो ना, दिस हाफ आवर इज एज गुड एज मेडिटेशन। तुम्हारा दिमाग मस्त रिलैक्स होगा। रात को 3:30 बजे सोता था मैं आराम से, सवेरे 9-9:30 बजे उठ जाओ, अपने प्रिपरेशन के ऊपर शुरू कर दो। सो इवन इफ यू फॉलो सच शेड्यूल्स, और कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू आर नाइट आउल, यू आर नाइट आउल। मेरा सबसे इफिशिएंट स्टडी रात को होता था, सब शांति, किर अंधार, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ठीक है, किधर से कोई ऐसे जगह पे भी हमारी रीडिंग रूम नहीं था कि आजू बाजू से कुछ अजीब आवाजें आए, डिस्टर्ब हो सकता है ना। सो हम ईमानदारी से पढ़ते थे, और ऐसा एफिशिएंट 9:30 से लेके, मतलब मेरा दिन भर का अगर छोटा मोटा भी बैकलॉग बचा ना, रात को 9:30 से 3:30 बजे के इसमें वो बैकलॉग कवर करके आई एम अहेड ऑफ इट। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो जस्ट ट्राई टू डू दिस, यूज दिस टेक्निक, ठीक है, एंड एंजॉय योर पीरियड ऑफ स्टडीज, क्योंकि फाउंडेशन के प्रिपरेशन का, स्टडी प्रिपरेशन वाला ये समय वापस से तुम्हारे लाइफ में नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट ट्राई टू एंजॉय दिस, क्योंकि इंटर का इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, एंड फाइनल का तुम ठीक है। बहुत कम फॉर्चुनेट लोगों को ये चांस मिलता है कि वो स्टडी का समय एंजॉय कर पाए। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम फाउंडेशन का स्टडीज एंजॉय करना शुरू करोगे, या थ्रू आउट सीए में बोलता हूं, जिस दिन तुम सीए का स्टडी डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ में एंजॉय करना शुरू करोगे, उस दिन तुम बिना बोले वैसे ही सीए बन जाओगे। देन इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो और इसके सिवा ऑप्शन नहीं है, रो रुआ के पढ़ोगे समय लगेगा। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट तुम्हारा जीवन साथी ही पढ़ाई है अगले 4 साल तक, तो तुमको उसके साथ रहना सीखना चाहिए।
तुम जितने दिन तक उसके साथ रहोगे वो उल्टा तुम्हारे साथ रोएगा। सी सिंपल है, लुक एट इट एज अ लाइफ पार्टनर। तुमने लाइफ पार्टनर चूज कर लिया, शादी हो गई, तुम उसके साथ मेरे को नहीं पढ़ना है, वो अलग से रोएगा तेरे को तो पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेशन चलेगा क्या? सो इट्स यू हैव टू लिव इट लाइक अ लाइफ पार्टनर। थोड़ा सा तुम उसके लिए एफर्ट डालो, थोड़ा वो तुम्हारे लिए एफर्ट डालेगा। दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। डायरेक्टली अपन मिलेंगे अभी कौन सी तारीख को? 17 तारीख। टाइम शेड्यूल आपके ग्रुप्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।